आज के इस खास और गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हम कोई आम सेल्फ हेल्प या रोजमर्रा के मोटिवेशन वाली बात नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, आज का विषय थोड़ा अलग है। हाँ, क्योंकि आज हम इंसान को सीधे सच्चाई का आईना दिखाने वाली एक बहुत ही गहरी सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब वो सच जिससे हम अक्सर भागते हैं। और ये भागना बहुत स्वाभाविक भी है। सही कहा। और मैं बता दूं कि आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण बुकशेल्फ टॉक चैनल की एक बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति पर आधारित है। बुकशेल्फ टॉक वालों ने सच में कमाल का काम किया इस बार, है ना? उन्होंने कार्ल गुस्ताव युंग की मशहूर और काफी रहस्यमयी किताब द रेड बुक का बहुत ही बारीकी से सार प्रस्तुत किया है। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि इंसान के अपने ही अवचेतन मन की गहराई में आखिर क्या छुपा होता है, और वो कैसे हमारे पूरे जीवन को चलाता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। अगर हम द रेड बुक की बात करें तो ये मनोविज्ञान के इतिहास की सबसे रहस्यमयी और अभूतपूर्व किताबों में से एक मानी जाती है। मैंने सुना है कि ये कोई ऐसी किताब नहीं थी जिसे पब्लिश करने के इरादे से लिखा गया हो। एकदम सही। इसे दुनिया को कुछ सिखाने या कोई थियरी साबित करने के लिए बिल्कुल नहीं लिखा गया था। ये तो दशकों तक दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिपी रही। शायद युंग की मृत्यु के बहुत बाद इसे पब्लिश किया गया था। हाँ, लगभग 2009 में जाके दुनिया ने इसे पहली बार देखा। इसका जो मूल नाम था वो लिब्नोविस था। लिब्नोविस यानी नई पुस्तक? बिल्कुल। और इसे रेड बुक सिर्फ इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि इसके कवर का रंग लाल था। यहाँ लाल रंग एक बहुत ही गहरा प्रतीक है, एक तरह से खतरे का प्रतीक। खतरे का और चेतावनी का। ये एक ऐसी मानसिक सीमा रेखा का प्रतीक है जहां आम इंसान जाने से डरता है। ये किताब उस अज्ञात मानसिक क्षेत्र से आई है जहां इंसान का सामना अपनी ही परछाइयों से होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। एक स्थापित वैज्ञानिक, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को इंसान के मन और व्यवहार के बारे में पढ़ा रहा है, वो अचानक से इस रहस्यमयी और डरावनी दुनिया में कैसे पहुंच गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना थी। 1913 के आसपास की बात है ना ये, जब युंग की पूरी दुनिया ही पलट गई थी। हाँ, 1913 वो समय था जब युंग का अपने गुरु और मनोविज्ञान के सबसे बड़े नाम सिगमंड फ्रॉइड से एक बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद हो गया था। फ्रॉइड का मानना था कि इंसान का अवचेतन मन सिर्फ उसकी दबी हुई इच्छाओं का एक गोदाम है। सही, लेकिन युंग को लगने लगा था कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। अवचेतन मन इससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब एक ऐसी जगह जहां पूरी मानव जाति के अनुभव छिपे हैं। बिल्कुल। और ये मतभेद कोई छोटी बात नहीं थी। इसके कारण युंग की अपनी वैज्ञानिक पहचान, उनके रिश्ते और उनका पूरा स्थापित करियर टूटने की कगार पर आ गया था। ये तो बहुत ही भयंकर मानसिक उथल-पुथल का समय रहा होगा उनके लिए। बहुत ज्यादा। इसी अकेलेपन के दौरान उनके अवचेतन मन ने उनसे सीधे बात करना शुरू कर दिया। सीधे बात करना, ये थोड़ा डरावना लगता है सुनने में। डरावना था भी। उनके सामने ऐसे भयानक दृश्य और विचार आने लगे जिन्हें देखकर किसी को भी लग सकता था कि वो अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। जब हम अकेले होते हैं, चारों ओर एकदम शांति होती है, तो अक्सर इंसान को अपने ही भीतर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हाँ, और अक्सर वे विचार बहुत अजीब होते हैं। कोई भी आम इंसान तुरंत अपना फोन उठा लेगा या खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेगा ताकि वो आवाजें न सुननी पड़े। क्योंकि समाज तो तुरंत इसे पागलपन का नाम देकर टालने की कोशिश करता है। तो युंग ने इन आवाजों के साथ आखिर किया क्या? समाज का इन आवाजों को पागलपन कहना स्वाभाविक है, क्योंकि चेतन मन हमेशा नियंत्रण, नियम और व्यवस्था चाहता है। उससे सब कुछ एक तय ढांचे के अंदर चाहिए होता है। लेकिन अवचेतन मन को नियमों या समाज की कोई परवाह नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ नग्न सच चाहता है, चाहे वो सच कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो। और युंग ने भागने के बजाय एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। बिल्कुल। उन्होंने हर रात अपने स्टडी रूम में बैठकर इन आवाजों को सुना। उन्होंने इन दृश्यों को अपनी कल्पना में उतरने दिया और उन्हें बहुत ही बारीकी से उस लाल डायरी में लिखना और उकेरना शुरू किया। ये सच में मतलब काफी हिम्मत का काम था। स्रोत सामग्री में एक शब्द बार बार आ रहा है, छाया व्यक्तित्व या शैडो सेल्फ। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, नाम से डरावना लगता है। तो इंसान की इस परछाई में ऐसा क्या है जिससे वह इतना भाग रहा है? बचपन से हमें जो कुछ सिखाया जाता है, क्या उसका इस छाया से कोई संबंध है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि जब इंसान पैदा होता है तो वो पूरी तरह से एक होता है, पूर्ण होता है। लेकिन जैसे जैसे वह समाज का हिस्सा बनता है, उसे बताया जाता है कि गुस्सा करना बुरा है,
रोना कमजोरी है, स्वार्थ गलत है, तब वह इंसान इन तथाकथित बुरे गुणों को खत्म नहीं कर पाता वो बस उन्हें अपने ही मन के एक अंधेरे तहखाने में बंद कर देता है। और वही तहखाना हमारी छाया या शैडो सेल्फ कहलाता है। अगर हम इसके असल जीवन के प्रभाव को देखें तो ये बहुत ही दिलचस्प तरीके से बाहर आता है। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। मान लीजिए एक इंसान है जो खुद को बहुत शांत, संस्कारी और समझदार मानता है। वो अक्सर ऐसे लोगों से बेइंतहा नफरत करता है जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। ये नफरत इसलिए नहीं है कि दूसरा इंसान गलत है, ये इसलिए है क्योंकि उस शांत इंसान के भीतर का अपना गुस्सा कहीं बहुत गहराई में दबा हुआ है। बिल्कुल, जिसे उसने कभी बाहर आने की इजाजत नहीं दी। वो दूसरों में अपनी ही दबी हुई छाया को देखकर चिढ़ रहा है। अगर हम आज के आधुनिक दौर की बात करें, जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी एकदम परफेक्ट और खुशहाल छवि बनाने में लगा है, तो यूंग का ये सिद्धांत और भी ज्यादा प्रासंगिक लगने लगता है। जो हिस्सा दुनिया से छुपाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर मजबूत हो रहा होता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब इन अंदरूनी आवाजों को पूरी तरह दबा दिया जाता है तो इंसान बाहर से तो एकदम सफल दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखला होने लगता है। उसके रिश्ते मशीनी हो जाते हैं। तो क्या छाया हमेशा बुरी होती है? नहीं, छाया कोई दुश्मन या कोई राक्षस नहीं है। ये सिर्फ हमारा वो हिस्सा है जिसे हमने नकार दिया है। मतलब इसमें कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं? बिल्कुल। कई बार हमारी रचनात्मकता, हमारी स्वतंत्र सोच और जोखिम उठाने की हमारी ताकत भी इसी छाया में छिपी होती है। क्योंकि शायद बचपन में हमें बताया गया था कि सवाल पूछना या लीक से हटकर चलना गलत है। सही कहा। और जब कोई इस छाया को स्वीकार कर लेता है तब वह अपनी कमियों के लिए दुनिया को दोष देना बंद कर देता है और अधिक जिम्मेदार बन जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब कोई अपनी इस छाया को देखना और स्वीकार करना शुरू करता है तो उसके भीतर का अहंकार यानी ईगो खतरे में आ जाता है। ईगो पर बहुत गहरी चोट पहुंचती है। और स्रोत सामग्री ये बहुत अच्छी तरह साफ करती है कि अहंकार सिर्फ वो नहीं है जिसे हम आम भाषा में घमंड कहते हैं। हाँ, मनोवैज्ञानिक नजरिए से अहंकार कुछ और ही है। क्या है जो इतनी जल्दी आहत हो जाता है? अहंकार असल में वो पूरा का पूरा ढांचा है, वो कहानी है जिससे इंसान खुद को परिभाषित करता है। वो चश्मा जिससे वो दुनिया को देखता है। हाँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं हमेशा तर्क के आधार पर फैसले लेता हूँ, या फिर मैं एक पीड़ित इंसान हूँ और दुनिया मेरे साथ गलत करती है। ये सभी अहंकार के अलग अलग रूप हैं। ये हमारी एक बनाई हुई पहचान है। और जब अवचेतन मन की सच्ची बातें इस ढांचे से टकराती हैं तो इस ढांचे में दरारें पड़ने लगती हैं। तो क्या 1913 में यूंग के साथ भी यही हुआ था? उनकी वो वैज्ञानिक पहचान इसी तरह टूट रही थी? निश्चित रूप से। उनकी जो एक तार्किक, वैज्ञानिक और हर चीज को प्रयोगशाला में साबित करने वाली छवि थी, वो पूरी तरह चरमरा गई थी। बाहर से देखने पर यह स्थिति किसी भारी असफलता या गहरे डिप्रेशन जैसी लग सकती है। इंसान को लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन मनोवैज्ञानिक गहराई में ये असल में एक नए जन्म की तैयारी होती है। वो क्षण जब इंसान मान लेता है कि उसे कुछ नहीं पता। हाँ, घुटने टेक कर ये मान लेना कि मैं नहीं जानता, ये एक वाकई अहंकार के लिए सबसे बड़ा आघात है। और जहां से इस अज्ञानता की स्वीकृति शुरू होती है, वहीं से उस पुरानी कठोर पहचान का अंत शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और जब पुरानी पहचान मर रही होती है, चेतन मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है, तब मन हमसे सीधे शब्दों में बात नहीं करता। तब वो प्रतीकों की भाषा का इस्तेमाल करता है। स्रोत के अनुसार तब सपनों और प्रतीकों यानी सिंबल्स की रहस्यमयी भाषा शुरू होती है। अजीबोगरीब तस्वीरें, डरावने दृश्य या किसी अनजान जानवर का दिखना। मन इन प्रतीकों का सहारा इसलिए लेता है क्योंकि तर्क अब काम नहीं कर रहा होता। क्या इन सपनों का कोई फिक्स्ड मतलब होता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो प्रतीक किसी डिक्शनरी या शब्दकोश की तरह काम नहीं करते। मतलब अगर सपने में सांप दिखा तो हर इंसान के लिए उसका एक ही मतलब नहीं होगा? ये एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी है। ये सच है कि कुछ सामूहिक प्रतीक होते हैं जो पूरी मानव जाति के अवचेतन में गहरे बसे हैं। जैसे अंधेरे का मतलब कुछ अज्ञात होना, गहरे पानी का मतलब भावनाएं, और ऊंचे पहाड़ का मतलब जीवन का संघर्ष। लेकिन किसी एक इंसान के लिए एक विशेष प्रतीक का मतलब क्या है, ये उसकी अपनी निजी यात्रा पर निर्भर करता है। मन प्रतीकों का सहारा इसलिए लेता है क्योंकि जो अनुभव तार्किक भाषा के दायरे से बाहर हैं, उन्हें सिर्फ चित्रों और भावनाओं के जरिए ही महसूस करवाया जा सकता है। एकदम सही। स्रोत सामग्री में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जब कोई ऐसा प्रतीक या डरावना सपना सामने आए
तो तुरंत उसे परिभाषित करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तुरंत ये विश्लेषण नहीं करना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। बल्कि ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि वो प्रतीक कैसा महसूस करवा रहा है। क्या वो घबराहट पैदा कर रहा है, कोई पुरानी उदासी ला रहा है, या अचानक से शांति दे रहा है? भावना ही उस अवचेतन संदेश की असली कुंजी है। और इन भावनाओं का पीछा करते हुए ही अंधकार से वो असली सामना शुरू होता है। ये अंधकार बाहर की दुनिया का नहीं है, ये मन के भीतर का वो शून्य है जहां सही और गलत, अच्छे और बुरे की कोई स्पष्ट रेखा नहीं बचती। इस मनोवैज्ञानिक अंधकार से गुजरने के 3 बहुत ही स्पष्ट चरण होते हैं। पहला चरण है डर। ये एक बहुत ही वास्तविक शारीरिक और मानसिक डर होता है। ये महसूस होना कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, नियंत्रण छूट रहा है और शायद इंसान पागलपन की तरफ जा रहा है। हाँ, और डर के बाद जो दूसरा चरण आता है वो शायद सबसे ज्यादा भटकाने वाला होता है, भ्रम। क्या ये वो स्थिति है जहां मन खुद से ही चालाकी करने लगता है? ये मन का सबसे बड़ा रक्षा तंत्र है। जब डर बर्दाश्त से बाहर होने लगता है तो मन खुद को सांत्वना देने के लिए झूठ बोलने लगता है। वो इंसान को समझाता है कि अरे ये सब बेकार की बातें हैं, ये सिर्फ ज्यादा काम करने का तनाव है। कुछ दिन छुट्टी पर चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मन हर संभव कोशिश करता है उस दर्दनाक सच का सामना ना करना पड़े। वो वापस उसी पुराने आरामदेह ढांचे में लौटना चाहता है। लेकिन अगर कोई इस भ्रम को भी पार कर ले तो वो तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंचता है, स्वीकृति। इस स्वीकृति शब्द को लेकर अक्सर एक गलतफहमी देखने को मिलती है। लोगों को लगता है कि स्वीकृति का मतलब हार मान लेना है, और यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। स्वीकृति का मतलब हारना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये समझना है कि जीवन और मन के कई हिस्से हमारे तार्किक नियंत्रण में नहीं आ सकते। ये मान लेना कि कुछ अनुभव हमेशा अस्पष्ट रहेंगे और उन्हें बिना किसी ठप्पे के वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। जब ये सच्ची स्वीकृति आती है तब एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया घटित होती है, मृत्यु और पुनर्जन्म। ये किसी भौतिक शरीर की मृत्यु नहीं है, ये उस पुरानी मानसिक संरचना की मृत्यु है। स्रोत में इस मानसिक पुनर्जन्म को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उपमा दी गई है। खेत की जुताई वाली उपमा। हाँ, जैसे किसी खेत में नए बीज बोने से पहले उस खेत की पुरानी मिट्टी को गहराई तक जोतना पड़ता है। ठीक है, उसे पूरी तरह से उलटना पड़ता है। ठीक वैसे ही एक नई और गहरी समझ पैदा होने से पहले मन का पूरी तरह से खाली होना जरूरी है। ये खालीपन बहुत डरावना महसूस होता है। ऐसा लगता है कि भीतर कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन इसी डरावने खालीपन में एक वास्तविक परिवर्तन की नींव रखी जाती है। यहाँ मानसिक पुनर्जन्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान रातों रात कोई महापुरुष बन जाएगा। पुनर्जन्म का असली मतलब है अधिक संपूर्ण होना, एक होल इंसान बनना। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी अच्छाई और अपनी बुराई दोनों को जानता है और स्वीकार करता है। जिसका अपनी ही छाया से अब कोई झगड़ा नहीं है। वो जानता है कि उसके भीतर भी विनाश करने की क्षमता है। और यही ज्ञान उसे एक बहुत ही शांत इंसान बनाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस पुनर्जन्म के बाद इंसान का अहंकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? काश ये इतना आसान होता। अहंकार इतनी आसानी से हार नहीं मानता। स्रोत हमें चेतावनी देता है कि अहंकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो बहुत ही चालाकी से अपना रूप बदल लेता है। वो एक आध्यात्मिक चोला पहनकर वापस आ सकता है। वो अंदर ही अंदर ये कहानी बुन सकता है कि देखो, मैं इस भयानक अंधकार से गुजर चुका हूँ। अब मैं दुनिया के बाकी सामान्य लोगों से ज्यादा जागरूक हूँ। मैं महान हूँ। ये आध्यात्मिक अहंकार सबसे बड़ा जाल है। दूसरी तरफ हमारी आत्मा है, जिसे किसी भी परिभाषा की कोई जरूरत नहीं होती। उसे खुद को न तो महान साबित करना है, न ही किसी से तुलना करनी है। वो बस जीवन के प्रवाह में बहना चाहती है। अहम और आत्मा का ये सूक्ष्म संघर्ष जीवन भर चलता रहता है। इस संघर्ष के बीच क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इन दोनों को साथ लेके चल सके? समाधान अहंकार को पूरी तरह मार देना नहीं है। व्यावहारिक दुनिया में काम करने के लिए अहंकार की जरूरत होती है। समाधान है एक संतुलन बनाना। अहंकार को ये समझाना कि उसकी जगह सिर्फ बाहरी दुनिया के कामकाज तक सीमित है, वो पूरे अस्तित्व का मालिक नहीं है। और जब ये संतुलन बनने लगता है, तब इस पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव आता है, स्वयं से सीधा टकराव। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। बिना किसी मुखौटे, बिना किसी बहाने खुद के सामने आईने में खड़े होना। क्योंकि इस पड़ाव पर आकर इंसान ये स्पष्ट रूप से देखने लगता है कि उसने अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल खुद को धोखा देने के लिए कैसे किया। कैसे उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल उन सच्चाइयों को झुठलाने में किया जिनसे वो डरता था। अपने उन फैसलों को देखना
जिन पर आज गहरी शर्मिंदगी महसूस होती है। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन सबको देखते हुए न तो खुद को सजा देनी है, न खुद को पापी मानना है, और ना ही कोई तर्क देकर खुद को सही साबित करना है। बस पूरी ईमानदारी के साथ अपनी असलियत को देखना है। ये एकांत और आत्म ईमानदारी की चरम अवस्था है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इतनी गहराई में जाने का अंतिम उद्देश्य क्या है, यही ना? हाँ, इतना दर्द, भटकाव और अकेलापन सहने का मकसद क्या है? अगर इस पूरी यात्रा और द रेड बुक के सार को एक जगह समेटें तो ये समझ आता है कि ये किताब कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है जो जीवन के सारे सवालों के बने बनाए जवाब दे दे। ये एक दर्पण है। ये दिखाती है कि आत्मनिरीक्षण का अर्थ हर समय खुद पर शक करते रहना नहीं है, या दुनिया से कटकर किसी गुफा में बैठ जाना नहीं है। आत्मनिरीक्षण का सच्चा अर्थ है अधिक ईमानदारी से जीना। जो इंसान अपने भीतर के अंधकार को एक बार पूरी तरह देख लेता है, वो जिंदगी की बाहरी वास्तविकताओं को बहुत बेहतर ढंग से संभाल सकता है, क्योंकि अब वो अपने ही बनाए हुए भ्रमों और झूठी कहानियों का गुलाम नहीं है। बिल्कुल, वो स्वतंत्र है। और यहीं पर इस बात की अहमियत समझ आती है कि ऐसे जटिल विषयों को हमारे सामने लाने वाले स्रोत कितने महत्वपूर्ण हैं। बुकशेल्फ टॉक चैनल का ये प्रयास सच में गहराई की मांग करता है, जहां वे कार्ल यूंग जैसे मनोवैज्ञानिकों के सबसे रहस्यमयी कामों को इतनी स्पष्टता के साथ सामने लाते हैं। अगर इस गहन विश्लेषण ने भीतर कुछ जगाया है, सोचने की कोई नई दिशा दी है या कोई असहजता पैदा की है, तो ये बहुत जरूरी है कि बुकशेल्फ टॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स द्वारा पेश किए गए कंटेंट के साथ जुड़ा जाए। ऐसे विचारों का समर्थन करना सतही दुनिया में एक बहुत जरूरी ठहराव लेकर आता है। ऐसे विचार सच में इंसान को बाहर की भागदौड़ से निकालकर भीतर की उस दुनिया से मिलाते हैं जिसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। एकदम सही बात है। अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए स्रोत सामग्री के इसी विश्लेषण से जुड़ा एक ऐसा विचार है जिस पर अकेले में बहुत गहराई से विचार किया जा सकता है। वो क्या है? हमने देखा कि कैसे इंसान अपनी छाया को अनजाने में दूसरों पर थोप देता है और अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल खुद को धोखा देने के लिए करता है। हाँ, ये हमने बहुत विस्तार से समझा। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि वर्तमान समय में हम जिस विचार, जिस सिद्धांत या जिस बात का सबसे ज्यादा आक्रामकता और गुस्से के साथ बचाव कर रहे हैं, क्या वो सच में हमारा अपना कोई महान सिद्धांत है या फिर कुछ और है? या क्या वो सिर्फ हमारे अहंकार की रची हुई एक बहुत ही चालाक चाल है ताकि हमें अपने ही बारे में कोई ऐसा भयानक सच न देखना पड़े जिससे हम अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा डरते हैं? ये सच में एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल है। इसी विचारशील प्रश्न के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।